सर एक आखिरी सवाल। जी। खामेनेई के मारे जाने के बाद भारत में, पाकिस्तान में भी और भी जितने इस्लामिक मुल्क हैं जहाँ पे शिया रहते हैं, वहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, रोना पीटना शुरू हुआ। ईरान में एक तबका है जो खुशी मना रहा है खामेनेई के मारे जाने के बाद, और एक तबका है जो रो रहा है। भारत का जो मुसलमान है उसकी जो वफादारी है, क्या वो सिर्फ उस कंट्री के प्रति है जहाँ पे सिर्फ इस्लाम रहता है, या अपने मुल्क के प्रति भी है? क्यों ये सवाल इसलिए है कि जब पहलगांव में 27 लोगों की धर्म पूछकर हत्या होती है तो ये कब खड़े नहीं होते हैं, लेकिन एक लगभग आतंकवादी स्वरूप व्यक्ति की हत्या के बाद ये पूरी जमात छाती पीट रही है आज, जो मीडिया पे हर जगह दिख रहा है। और ये वाकई चिंताजनक स्थिति है कि आप साबित भी वही करना चाहते हैं जो आप हैं, या जो आपका मजहब सिखा रहा है आप वही साबित कर रहे हैं। आपको इसकी चिंता नहीं है कि मानवता किस रास्ते पे जाएगी? इस पे आप क्या कहेंगे? मुनेश जी, देखिए, इसको समझने के लिए पहले उस रूट को, उस जड़ को समझना चाहिए जहाँ से ये स्थितियाँ दिखाई दे रही। जड़ क्या है? जड़ है, जड़ का अर्थ आप गलत मत ले लीजिएगा। पूरी दुनिया भर के मुसलमान गवर्न कहाँ से हो रहे हैं? वो मक्का और मदीना से हो रहे हैं। तो क्या मैं दूसरे शब्दों में ये मान लूं कि वो जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री के प्रति उनकी वफादारी नंबर 2 की है? नंबर 2 की भी है कि नहीं ये भी नहीं पता है। नहीं, मैं वो नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी आस्था का केंद्र मक्का और मदीना है, यानी आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उस आपकी कंट्री में आपके आस्था का कोई केंद्र है ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो वर्तमान में आपका बिहेव दिखाई दे रहा है इसी की अपेक्षा हमको है। अब सवाल यह उठता है कि कोई कंट्री अपने नियम कानून के अंतर्गत अपने कंट्री के अंदर कानून व्यवस्था को बनाएगी, या आपके उस केंद्रीय आस्था को दिमाग के अंदर रख के बनाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जब भी आतंक की हदें कंट्री को क्रॉस करके उस कंट्री के आम लोगों तक टच करने लगेंगी, तो निश्चित तौर पे हम आपके उस आस्था से हटके नियम कानून के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। आज एक बहुत बड़ा सवाल खास करके भारतवर्ष के अंदर है, जिसे कुछ लोग तो खुलकर और कुछ लोग दबी जबान में पूछते हैं कि क्या शरिया के कानून के अंतर्गत देश चलेगा या देश के अपने संविधान के अंतर्गत देश चलेगा? जाहिर सी बात है कि सबको समानता के साथ अपनी कृत्यों को करने की आजादी के साथ इस देश के अंदर रहने की आजादी है, जो संविधान देता है, शरिया नहीं देता। अगर शरिया ऐसा दे रहा होता कि सबको अपने अपने कृत्यों को करते हुए आजादी से रहने का अधिकार शरिया भी दे रहा है, तो ये झगड़ा ही क्यों होता? इसलिए सोचना चाहिए कि अब हमें धीरे धीरे अपने दिमाग के कपाट को खोलना चाहिए, स्वच्छ वायु को वहां आने देना चाहिए, और जिस मिट्टी में हम पल पोस के बड़े हो रहे हैं, जिस मिट्टी का अन्न हम ग्रहण कर रहे हैं, उसके प्रति भी हम अपने कर्तव्यों के निर्वहन की बात करें। अगर ऐसा नहीं किया तो दुनिया की ये जंगें समाप्त नहीं होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो जंग हो रही है वह तो अब इस लेवल पे चली गई है मनोज जी, कि अगर कभी शाहे हसन और हुसैन जिस जंग को छोड़ के आए थे, वह जंग अब पुनः स्टार्ट होने के कगार पे पहुंच गई है। आज ईरान जो जानता है कि साहब हमारी स्थिति अमेरिका तक मार करने की नहीं है, उसकी मैक्सिमम स्थिति क्या है? जहां जहां अमेरिका ने बेस बना रखा है उसको ही आप टच कर सकते हो बैलिस्टिक मिसाइल से अपने। लेकिन एक बार भी बैलिस्टिक मिसाइल चलाने के पहले आपने नहीं सोचा, आपके दिमाग में 2 प्रश्न आना चाहिए था कि कम से कम उन इस्लामिक कंट्रियों को यह क्यों नहीं सोचना पड़ा कि हम अमेरिका को अपना बेस न दें? ईरान को सोचना चाहिए कि बात तो वहीं बिगड़ गई। वो इस्लामिक कंट्री क्या इस स्थिति में थे कि अमेरिका को नकार सके?
क्योंकि उनके इंटरेस्ट बंधे हुए थे अमेरिका से, इसलिए अमेरिका ने वहां अपना बेस बना लिया। तो जब 8 कंट्रियों ने अपना बेस बनवा दिया जो है अमेरिका का वहां, तो ईरान कैसे सोच रहा है कि हम सुरक्षित हो जाएंगे अब। और यह युद्ध स्टार्टिंग में, जैसा कि आपने शुरू में कहा, वह वाक्य सोचने लायक है कि शुरुआती दौर में तो यह युद्ध सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान का था। विस्तार किसने दिया? ईरान ने 8 इस्लामिक कंट्रियों पे, जहां अमेरिकन बेस था, अपने बैलिस्टिक मिसाइल को मार के अपने लिए 10 दुश्मन खड़े कर लिए। और जो लोग कह रहे हैं भावुकता में कि साहब युद्ध बहुत लंबा चलेगा, मैं आपसे कह रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, यह युद्ध सिर्फ उसी समय तक चलेगा जब तक कि ईरान के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल है 3000 4000। आप कहेंगे कि अरे यूक्रेन तो इतना लंबा लड़ रहा है आज तक। यूक्रेन और ईरान के अंदर मूलभूत फर्क यह है कि यूक्रेन को 12 नाटो देश हथियार सप्लाई कर रहे हैं, की फीडिंग चल रही है पीछे। और ईरान ने अपनी हालत वो बना रखी है कि जिसको कोई भी हथियार फीडिंग करने वाला नहीं है। आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि चाइना देगा, नहीं, रशिया देगा। तो रशिया की तो स्थिति आप देख लीजिए साहब, वो खुद यूक्रेन में है, क्या वह अपना जो है सब दे दे और अपने खाली होके यूक्रेन से पीछे? तो वो शाब्दिक रूप से जो करना था वो कर दिया कि हम इसकी निंदा करते हैं। अमेरिका ने अपना चेहरा दिखा दिया, लेकिन साहब खामनेई खत्म हो गए। रशिया आया नहीं फाइट करने ईरान की तरफ से, चाइना भी आया नहीं ईरान की तरफ से फाइट कर। चाइना के लिए तो मैं ये कहूंगा कि चाइना आएगा भी नहीं। हाँ। और चाइना विशुद्ध रूप से बिजनेसमैन है। हाँ, यस। और वो लड़ाई में न उतरा है, न उतरना चाहता है, न उतरेगा। यह एक चीज और बता दें मुनीष जी, चाइना बहुत अच्छी तरह से जान रहा है कि युद्ध में फंसने का मतलब है कि इकोनॉमिकल रूप से एकदम नीचे चले जाना, ध्वस्त हो जाना। तो आप भारत को बेवकूफ समझ रहे हैं क्या कि वो यहाँ के प्रतिपक्ष के लोगों के कहने से किसी युद्ध में कूद जाएगा? और युद्ध में कूदने का मतलब है रिएक्शन करना। रिएक्शन का मतलब है कि जैसे यहाँ के लोग ललकार रहे हैं, ट्रम्प के खिलाफ बोल दीजिए, बुज़दिल हैं, आप नहीं बोल रहे हैं। अरे काहे को बोल रहे हैं, हमसे क्या मतलब? हमारे पे कुछ हो तो फिर बात आएगी। जब हमारे पे बात आई, हम लड़ रहे थे, तब आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। हाँ, यस। और आज हम चाह रहे हैं कि हम फिर वही रास्ता अपना के उनके साथ खड़े हो जाएं। तो मानवता ईरान की कहानी। अच्छा, एक चीज यहाँ अंतिम बात कह के बात समाप्त करूंगा कि आज का जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध का तरीका क्या है, और इसके ऊपर जब आप देखेंगे और तमाम जो युद्ध हो रहे हैं उन पे आप विचार करेंगे, तो आप पाएंगे कि 2 बिंदुओं पे सबसे पहले युद्ध प्रारंभ होते ही अटैक होते हैं। पहला, जिस कंट्री के खिलाफ हम अटैक कर रहे हैं उसके टॉप के लीडरशिप को हम जितनी जल्दी खत्म कर दें, न्यूट्रलाइज कर दें। और दूसरा, उस कंट्री के पास अगर फाइटर विमान है तो सबसे पहले उनके एयरपोर्ट को इस हालत में ले जाके रख दें कि वहां से कोई भी एयरक्राफ्ट उनका जो है एयर में ना आ सके, मतलब एयर डिफेंस उनका ध्वस्त हो जाए। क्योंकि असली लड़ाई जो लड़ी जा रही है एयर डिफेंस के जरिए ही लड़ी जा रही है। अब यहाँ दुर्भाग्य ये है कि ईरान के पास एयर डिफेंस है ही नहीं है। तो आप समझिए कि दूसरी कंट्री का नुकसान पहुंचाने का 50% के ऊपर का चांस खत्म हो गया है। क्या भाई साहब के पास क्रूज मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब होता है बहुत छोटे स्तर के टारगेट को मारना, कोई ड्रोन आ रहा है आप मार के गिरा दें। बैलिस्टिक मिसाइल का होता है कि लंबी दूरी के निशाने को लेके आपका मारना। तो आप क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल से कब तक लड़ाई लड़ पाएंगे? आपकी टॉप की लीडरशिप खाली हो चुकी है। अब टॉप की लीडरशिप को खत्म करने के लिए बहुत जबरदस्त गुप्तचर संस्था चाहिए जो एकदम सटीक जानकारी आपको दे सके। और इस बिंदु से जब देखा जाए तो साहब इसमें पूरी दुनिया में इजराइल का कोई सानी नहीं है। जो भी उसका जो मोसाद संगठन है, गुप्तचर संस्था, वह फिंगर पे आपको गिना सकते हैं। हमास को उठाया, टॉप की सारी लीडर समाप्त कर दिया। हिजबुल्लाह को उठाया, सारी टॉप की लीडरशिप समाप्त कर दिया। और ईरान साहब युद्ध प्रारंभ होने के मात्र 1 घंटे के अंदर ईरान की टॉप की लीडरशिप ताबूतों में थी।
तो कहने का मतलब यह है कि सैन्य अभियान की रिक्वायरमेंट्स तो सबसे लास्ट में होती है जी। और इस लेवल पे कहीं से भी अगर देखा जाए तो ईरान की बहादुरी की चर्चाएं हम जितनी करके अपने को आत्मसंतोष दे लें, लेकिन नंगा सच ये है कि ईरान लंबे समय तक अमेरिका या इजराइल से फाइट करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। सच यही है, चाहे जितने आप कयास लगा के आप उनके पक्ष में कसीदे काट लें। जी जी जी, बहुत धन्यवाद सर। जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी कुछ आपने समझा दिया है और इस लड़ाई का अंत जैसा लगता है वैसा होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन चिंता का विषय यही है कि पूरी दुनिया इस समय एक युद्ध में घुसी हुई है, जिसकी वजह से कहीं दुनिया में एक अनार्की फैली हुई है। लेकिन भारतीय होने के नाते मैं खुशकिस्मत कहूँगा स्वयं को और हमारे देशवासियों को कि हम शांति से जी रहे हैं। इज़राइल पावरफुल है, ईरान भी पावरफुल है कहीं ना कहीं, और यूक्रेन है, रशिया है, सब हैं, लेकिन सब आपस में कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं और भारत अपनी स्थिति को एकदम जस्टिफाई किया हुआ है कि हम इस तरह से ही अपने आप को सामने रखेंगे। अंत क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन सभी यही चाहते हैं कि लड़ाई ख़त्म हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए, जानकारी पूर्ण लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक सूचना ये भी कि एक्सपोज टाइम्स के 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं अगले किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।